चलिए ठीक। एसी ऑन करवा दीजिएगा सर। हाँ माइक चल रहा है। ओके ठीक है। हाँ माइक में आपका जाएगा। चलो तो आज यूपीपीएससी मेंस का पेपर 6, ठीक है। और पेपर 6 में जानते हो आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। देयर आर सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, और ये टॉपिक्स हमें यूपी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है, ठीक है। आज की क्लास में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, विल डिस्कस अबाउट सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। सिलेबस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे गए, और पीवाईक्यूज क्योंकि एक ही साल हुआ है जब सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, तो 2023 के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस हमारा है। देखो सिलेबस अगर इसमें हम बेसिकली ब्रेक करें कि पेपर 6 में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वन इज ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज एनवायरमेंट। तो एक है हमारा जो कि भूगोल से संबंधित टॉपिक्स हैं और दूसरा पर्यावरण है। ज्योग्राफी you can divide the whole syllabus of geography into 3 parts। 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इसको। So the first part we can say it is physical geography of UP, ठीक है, यूपी का भौतिक भूगोल। सेकेंड पार्ट इज ह्यूमन, मानव भूगोल, एंड थर्ड पार्ट इज इकोनॉमिक, ठीक है। तीनों को सेग्रीगेट करके देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। तो एक आपका भौतिक भूगोल हो गया, दूसरा मानव भूगोल हो गया, और तीसरा इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। तो पहले हम ज्योग्राफी के सेगमेंट का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी में क्या टॉपिक्स यहां पर हमें दे रखे हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज एज इट इज रिटन ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ठीक। क्या टॉपिक्स हैं, देखो पहला टॉपिक है ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक। टॉपिक्स नोट करना, और टॉपिक्स को आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना कोई भी चीज, सो दैट यू कैन रिलेट दैट विच पर्टिकुलर टॉपिक वी आर स्टडिंग, ओके। लोकेशन क्या पढ़ेंगे लोकेशन में? लोकेशन बेसिकली आप देखोगे कि भाई आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूपी का देखोगे कि कहां पर है, किस लैटिट्यूड पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भाई इंडिया में इसकी लोकेशन कहां पर है, भारत में कहां पर है, बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, लैंडलॉक्ड है या फिर किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन ज्योग्राफिकल लोकेशन, ओके। द सेकंड पार्ट इज रिलीफ एंड स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन रिलीफ एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक। अब लिखा है उच्चावच और संरचना। देखो जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, so basically what you are going to discuss or what you are going to study in this topic is, you can say, topography, ठीक है, topography।
हिंदी में इसे कह देते हैं हम स्थलाकृति। नाउ टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? बेसिकली टोपोग्राफी का मतलब होता है दैट व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स ओके यू आर ऑब्जर्विंग, कि किस प्रकार की भौतिक संरचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। अब भौतिक संरचनाओं में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, ओके, हिल्स, प्लेट्यूज, ओके, प्लेन्स, ऑल दीज आर फिजिकल स्ट्रक्चर्स और यू कैन से टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर्स, उच्चावचीय संरचनाएं हैं, इसी को हम कह देते हैं रिलीफ। बट यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी बेसिकली एक प्लेन स्टेट है ना, तो इसको अगर आप देखोगे रिलीफ्स में, यहां पर अगर बात की जाए तो रिलीफ्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? ग्रेट प्लेन का पार्ट है ना, इंडिया का ग्रेट प्लेन जो है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, उसका पार्ट है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चीजें देख लेंगे। अच्छा, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर में एक चीज और आ जाती है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूगर्भिक संरचना। Now, what is geological structure? Geological structure is basically rocks, ठीक है, कि कौन सी चट्टानें, किस टाइप की रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम पढ़ें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि देयर आर आर्कियन रॉक्स, ओके, देयर आर धारवाड़ रॉक्स, ठीक है, कुडप्पा रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, ये इंडिया का रॉक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। नाउ जस्ट बिकॉज यूपी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई जब हम यूपी की बात करें तो यूपी में हमें किस टाइप की रॉक्स मिलती हैं, रॉक्स का नेचर क्या है, रॉक्स की एज कितनी है, और रॉक्स से ही रिलेट करके आप ये भी समझ सकते हो दैट व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन यूपी, है ना। जैसे यूपी को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते, है ना। आप जैसे आयरन ओर की बात करिए, बॉक्साइट की बात करिए, कॉपर की बात करिए, कोल है, पेट्रोलियम है ना, ये सब चीजें एब्सेंट हैं। सो व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर एब्सेंट? सिंपली बिकॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मिनरल्स आप देखोगे तो पेनिनसुलर इंडिया में हमें मिलते हैं। पेनिनसुलर इंडिया की रॉक्स कैसी? ओल्ड रॉक्स हैं, पुरानी चट्टानें, और पुरानी चट्टानों में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यूपी ग्रेट प्लेन का पार्ट है, यहाँ पर न्यू रॉक्स मिलती हैं, यंग रॉक्स मिलती हैं, और उन यंग रॉक्स में आप अगर देखोगे तो मिनरल्स हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये हम किस में कवर करेंगे? रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट, जलवायु, ठीक। अब क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक होता है, या किसी भी एरिया की क्लाइमेट को आप देखोगे ना तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। क्लाइमेट में बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लाइमेट। यूपी की अगर आप बात कर रहे हो तो किस टाइप की क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलेगी? जैसे यूपी का अगर हम लैटिट्यूड देखें तो लैटिट्यूड बेसिकली आप कह सकते हो 23 डिग्री से अराउंड 31 डिग्री के आसपास है, ठीक है, 21 to 31 डिग्री नॉर्थ। इस हिसाब से अगर हम चलें तो लैटिट्यूडनली विल से दैट यूपी इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ठीक है। तो अब बात यह आएगी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, द सेकंड कंपोनेंट व्हिच वी कैन से इज दैट यूपी इज हैविंग मॉनसूनल क्लाइमेट, क्योंकि पूरी इंडिया की क्लाइमेट आप देखोगे तो मॉनसूनल है और यूपी इंडिया से बाहर है नहीं, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर भी हमें मॉनसूनल क्लाइमेट मिल रही है। तो इस तरीके से आप क्लाइमेट का नेचर समझोगे। इसके बाद एक और चीज आती है और वो पॉइंट आता है कि यूपी के अंदर हमें कौन कौन से सीजन्स देखने को मिलते हैं, सीजनैलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं दैट थ्रू आउट द ईयर यू नो weather conditions keep changing. Okay, जैसे right now, for example, right now we are experiencing high temperature with high humidity, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे टेम्परेचर ड्रॉप करने लगेगा, टेम्परेचर घटने लगेगा, फिर विंटर सीजन आ जाएगा, फिर ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू समर सीजन। ओके, टेम्परेचर राइज करेगा, ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करेंगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर सीजन्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज climatic regions,
ओके, क्लाइमेटिक रीजन्स के हम यूपी को अगर देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते ना दैट इन होल यूपी द नेचर ऑफ क्लाइमेट इज सेम। क्लाइमेटिक रीजन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप दो फैक्टर्स लेकर के चलिए, वन इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन इज रेनफॉल। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे कि जब आप यूपी के ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट जाओगे या नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट जाओगे, so temperature will change, okay, the amount of rainfall will change। तो अगर तापमान बदलता है, वर्षा की मात्रा बदलती है, so obvious सी चीज है कि we are moving from one climatic region to another। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, क्लाइमेट की। ठीक है, अब क्लाइमेट के बाद अगला टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, इरिगेशन। ओके, इरिगेशन, सिंचाई। अब इरिगेशन में क्या चीज आएगी, देखो इरिगेशन को अगर आप देखोगे, जस्ट बिकॉज वी ऑल नो दैट यूपी ओके इज अ स्टेट विच इज एग्रीकल्चर डोमिनेंट, है ना, और एग्रीकल्चर में इरिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम दो टाइप की फार्मिंग पढ़ते हैं, वन इज रेन फेड, रेन फेड मतलब विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, एंड सेकेंड वन इज इरिगेटेड फार्मिंग। तो एक वर्षा आधारित है, दूसरी सिंचाई आधारित है। इरिगेटेड फार्मिंग में क्या है, यस यू आर गोइंग टू रिसीव रेन वाटर बट इफ देयर इज नो रेनफॉल, ठीक है, सो इन दैट केस यू विल हैव द फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे कि यूपी में भाई कितने टाइप का इरिगेशन हमें मिलता है ना। अब जैसे टाइप ऑफ इरिगेशन में आ जाए, फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल इरिगेशन है ना, कि कहां पर कौन से एरियाज हैं जहां ट्यूबवेल इरिगेशन ज्यादा डोमिनेंट हमें देखने को मिल रहा है, या फिर आप देखोगे देयर इज कैनाल इरिगेशन, नहरें किस एरिया में ज्यादा डेवलप्ड हैं, किस एरिया में कम डेवलप्ड हैं, और इसके साथ साथ आप देखोगे एक चीज आती है पॉन्ड इरिगेशन, ठीक है, तालाब वगैरह बना लेना और उनसे इरिगेशन करना, सिंचाई करना। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये किस में हम लोग डिस्कस करेंगे, इरिगेशन टॉपिक में। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। ओके, मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या पॉइंट्स आएंगे, क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आप देखोगे कि भाई मिनरल्स, कितने टाइप के मिनरल्स हैं जो यूपी में देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि यूपी एक ऐसा स्टेट नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मिनरल रिच हो, है ना, हमें यहाँ पर मिनरल्स की जनरल एक डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। ठीक, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कुछ जो मिनरल्स, जैसे सोनभद्र एरिया चले जाओगे या बुंदेलखंड एरिया चले जाओगे तो वहां पर कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं, सदर्न पार्ट बेसिकली। दूसरी चीज, टाइप्स के साथ साथ ओके यू विल नीड टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहां पर वितरण है, कौन कौन से एरियाज में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स एक तरीके से आप कहोगे इंडस्ट्रीज के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो जिन एरियाज में मिनरल्स हमें देखने को मिलेंगे वहां पर हम देखेंगे दैट देयर आर सम इंडस्ट्रीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन दोस मिनरल्स। ठीक है, तो ये बेसिक पूरा हमारा डिस्कशन होगा किसमें, मिनरल्स में। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या पढ़ा जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की जब आप बात करोगे सो बेसिकली विल टॉक अबाउट रिवर्स। ठीक, एंड अपार्ट फ्रॉम रिवर्स विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट लेक्स। ठीक है, तो जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, जो झीलें हैं इंपॉर्टेंट, उनको आप देखोगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी आ जाएगी कि जो रिवर्स हैं उन रिवर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। और लास्ट टॉपिक अगर आप देखोगे सो देयर इज वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन, वेजिटेशन में बेसिकली अगर देखा जाए कि भाई वेजिटेशन टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं,
तो वेजिटेशन टॉपिक में बेसिकली वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ठीक है, हम फॉरेस्ट रिसोर्सेस को डिस्कस करते हैं, वनीय संसाधनों को देखते हैं, और इसमें बेसिक पॉइंट यही आएगा कि भाई कितने टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना, कौन सा एरिया है, ठीक, या कितने परसेंट पार्ट इंडिया का है जो जिसके ऊपर हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेस को ही आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ, ओके, इंडस्ट्रीज के साथ, बिकॉज देर आर सम इंडस्ट्रीज विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो वनीय संसाधन, ठीक है, उनके कितने प्रकार हैं, किस तरीके का उनका वितरण है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि उस पर डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, ये वेजिटेशन टॉपिक में आएंगे। तो अब पहले समझते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हमें यहां से क्या मिले। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ये बाइफर्केशन नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा पहला टॉपिक जो मैंने आपको यहां पर बताया था, या इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, पहला टॉपिक जो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ठीक है। सो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ यूपी, फर्स्ट टॉपिक इज ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है, यूपी के भौतिक भूगोल में। सेकेंड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलीफ एंड स्ट्रक्चर्स, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर्स, उच्चावच तथा संरचनाएं, ओके। थर्ड टॉपिक इज क्लाइमेट, क्लाइमेट जलवायु, ओके। देन number fourth is drainage systems, drainage system, ठीक है, अपवाह तंत्र। नंबर 5 is vegetation, वनस्पति। and in all these topics we are going to add one more topic, एक टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है बट उसको हम लोग लिख लेते हैं, we'll also talk about soils, ठीक है, मिट्टियां, क्योंकि एक बहुत बेसिक, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप देखोगे एग्रीकल्चर इज अ मेजर टॉपिक इन सिलेबस, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर, सो फॉर दैट यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल, ठीक है। कृषि हमें तभी समझ में आएगी जब हमारे पास जलवायु की नॉलेज हो और जब सॉइल्स की नॉलेज हो, ठीक है। तो हम शुरुआत अपने डिस्कशन की यहीं से करेंगे, और यहां पर हम देख रहे हैं कि देयर आर बेसिकली 6 टॉपिक्स, ठीक। अब चलते हैं और देखते हैं सिलेबस में और क्या चीजें। यहां पर ये 2 टॉपिक्स हमने छोड़ दिए, इरिगेशन एंड मिनरल्स, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, ठीक। अब देखो आगे अगर बात आएगी तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का, इसको आगे देखेंगे हम लोग। यहां पर आया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पावर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपका सारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। फिर आप देख रहे हो पॉल्यूशन, ये आपका पूरा आ गया। फिर नेचुरल रिसोर्सेज आ गया, क्लाइमेट चेंज, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक। अब ये एक टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी से भी एसोसिएटेड है, बट इससे आप अगर एनवायरमेंट का पार्ट रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देख रहे हो हैबिटेट, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, मतलब पूरा आपका एनवायरमेंट वाला सेगमेंट है ये भी। यहां पर अगर आप आओगे तो लिखा है एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर आ गया पूरा ये हमारा। यहां है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेंसस, ठीक। अब ये जो टॉपिक है हमारा, दिस टॉपिक इज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक। तो हमने ये जो पॉइंट यहां पर लिखा फिजिकल, फिजिकल के बाद इधर आप लिखिए ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में बेसिकली सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑफ कोर्स पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या आ जाएगा, पॉपुलेशन, और यू कैन से डेमोग्राफी,
और इसी पॉपुलेशन टॉपिक में क्या डिस्कस किया जाएगा, इसी पॉपुलेशन टॉपिक में आप देखोगे सेंसस वगैरह पूरा है ना, सेंसस हो गया, पॉपुलेशन पॉलिसीज हो गई, तो ये सब कुछ इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। दूसरा टॉपिक जो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप अगर बात करोगे तो वो आएगा आपका अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण। ठीक, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। ठीक, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपी के अंदर रूरल अर्बन का जो डिवाइड है। ठीक है, और रूरल अर्बन डिवाइड के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यूपी के जो अर्बन सेंटर्स हैं है ना, वो कितने टाइप के हैं। जैसे यूपी में अगर आप देखोगे तो एक तरफ आपका नोएडा है, ठीक है, एक तरफ आप देखोगे गाजियाबाद है, लखनऊ है, ये सब कैसे मेजर सेंटर्स हैं। और इनके अलावा आप बहुत सारे छोटे शहर देखोगे, जैसे आप देखो रामपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, ठीक है, सिर्फ स्मॉल सेंटर्स हैं। तो ये पूरा एक डिस्कशन करेंगे कि यूपी का अर्बनाइजेशन किस तरीके का है, ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। तो बेसिक डिस्कशन ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ यूपी में हमारा पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन पर होगा। ठीक, फिर आएंगे आगे और तब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ यूपी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का आर्थिक भूगोल। अब उत्तर प्रदेश के आर्थिक भूगोल की अगर बात की जाए कि इसमें क्या टॉपिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हम यहां पर लिखते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो आएगा हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात की जाएगी। अच्छा, एग्रीकल्चर को समझने के लिए इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट विल टॉक अबाउट लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, लैंड रिसोर्सेस का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जैसे यूपी के अंदर जो भी लैंड है, जो भी यूपी का एरिया है, तो वो एरिया किन किन सेक्टर्स में किस तरीके से डिवाइडेड है ना, एग्रीकल्चर को कितना डिवोटेड है, इंडस्ट्रीज को कितना डिवोटेड है। ठीक है, ये पूरा हम लैंड रिसोर्सेस को थोड़ा सा समझेंगे और लैंड रिसोर्सेस में ही आपको एक चीज समझ में आएगी, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, जो जोत हैं उन जोतों का आकार। जैसे मान लो एक चीज अगर लिखा हो दैट इन यूपी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, तो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का मीनिंग क्या है ना, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का एक सिंपल मीनिंग है, लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि भाई किसी एक फार्मर के पास कितनी जमीन है। अब एक वो फार्मर है जिसके पास 20 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर जमीन है, तो उसे आप कहोगे लार्ज फार्मर्स हैं, है ना। लेकिन किसी के पास 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर इतना जमीन है, तो उसे हम कहेंगे वो स्मॉल मार्जिनल की कैटेगरी में आएगा। तो आप लैंड रिसोर्सेस को समझें, ठीक है, आप लैंड होल्डिंग्स के साइज को समझें, ये एग्रीकल्चर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। और उसका बहुत सिंपल रीजन है, जैसे अगर लिखा जाए कि यूपी के अंदर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, एक ये पॉइंट है। एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज रिटन दैट इन एग्रीकल्चर, or you can say the nature of agriculture is traditional. Farmers are not adopting modern farming techniques, है ना, जो आधुनिक तरीके हैं, जो साइंटिफिक टेक्निक्स है, उनको वो फॉलो नहीं कर रहे। तो अब ये एक अलग टॉपिक है, द टाइप ऑफ फार्मिंग, ओके। और यहां पर एक अलग चीज है कि फार्मर्स जो है वो ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल्स हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या लगता है अगर हम कहें कि भाई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और दूसरा हम कह रहे हैं कि फार्मिंग जो है बड़ी ऑर्थोडॉक्स रूडिमेंट्री टाइप की है, ट्रेडिशनल टाइप की फार्मिंग है, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा?
हम्म 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 हम्म। एक सिंपल चीज है कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, सो द बेसिक थिंग इज दैट दे आर नॉट गोइंग टू हैव लार्ज सेविंग्स। सेविंग्स तो बहुत ज्यादा होंगी नहीं इनके पास, लैंड कम है, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी। मार्केट वैल्यू कम होगी तो इनके पास सेविंग्स, या फिर एक चीज आप और कहोगे, इनकी क्रेडिट वैल्यू। बैंक से अगर ये लोन लेने के लिए जाएंगे तो इन्हें ज्यादा लोन मिलने के चांसेस नहीं है, उनका क्रेडिट वैल्यू कम होगा। अब किसी के पास अगर अपनी सेविंग्स कम हो और द सेकेंड पॉइंट इज क्रेडिट वैल्यू कम हो, तो इन दोनों चीजों की वजह से आप देखोगे कि जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट कैसा हो जाएगा, निवेश कैसा हो जाएगा, कम। वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फार्मिंग कैसी रहेगी, ट्रेडिशनल फार्मिंग रहेगी। और ट्रेडिशनल फार्मिंग का एक ड्रॉबैक है कि जब तक फार्मिंग ट्रेडिशनल रहेगी, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, जो कृषि उत्पादकता है, वो कृषि उत्पादकता भी कैसी रहेगी, लो रहेगी, है ना। तो चीजें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे भाई लैंड रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। दूसरा पॉइंट जो एग्रीकल्चर में आएगा वो आएगा दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का नेचर क्या है, किस टाइप का एग्रीकल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आंसर मिलेगा दैट मोस्टली एग्रीकल्चर इज इंटेंसिव सबसिस्टेंट, ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंट, है ना, यानी कि सघन निर्वाहक। अब बात आएगी कि व्हाट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है। देखो इंटेंसिव ये जो टर्म है ये डिनोट करता है दैट फार्मर्स आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, है ना, वो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड सबसिस्टेंट मीन्स दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव of their agricultural activities is to satisfy family needs. Okay, अगर वो कोई क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं तो दे आर नॉट कल्टीवेटिंग दैट क्रॉप फॉर मार्केट, बाजार में बेचने के लिए नहीं। जैसे एक एग्जांपल लोगे, कोई फार्मर गेहूं उगाता है तो वो गेहूं इसलिए नहीं उगा रहा है कि जितना गेहूं निकलेगा वो बाजार को बेच देगा जाकर के। उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि जब गेहूं कटेगा तो जो फसल आएगी उसमें पहले वो फैमिली के लिए रखेगा कि पूरे साल कितना उनको वीट की रिक्वायरमेंट है वो स्टोर करेंगे, फिर जो सरप्लस बचेगा दे आर गोइंग टू सेल दैट ओके प्रोडक्ट इनटू मार्केट। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंट फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर का नेचर किस तरीके का है, फिर इसी में आप एक चीज और ऐड कर लोगे, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो, ठीक है, निवेश कम हो रहा है, या फिर फार्मिंग हमने देखा कि इट इज मोस्टली ट्रेडिशनल इन नेचर, पारंपरिक तरीके की है, लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि इसके अलावा हमें और क्या टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं जो हम इस सिलेबस से उठा सकते हैं, विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग ऐड करेंगे एग्रीकल्चर के ही अंदर। ओके, विल टॉक अबाउट इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक, इनका टाइप्स, इनका नेचर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें समझी जाएंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए कि और हमें क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। अब देखो
मैंने कहा था सॉइल टॉपिक पढ़ना है, सॉइल टॉपिक यहां पर हमारा दे रखा है, ठीक। बट हम इसे रिसोर्स के तौर पर ना पढ़ करके इसे कहां पढ़ेंगे, हम अपना फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे यहां पर देखो ये जो दे रखा है फॉरेस्ट्स, ठीक है, तो वेजिटेशन में आप डिस्कस करोगे। ग्रासलैंड्स यहां पर लिखा हुआ है, ये भी हम वेजिटेशन में डिस्कस कर लेंगे। यहां लिखा है वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स बेसिकली क्या होती हैं? वेटलैंड्स की अगर आप बात करोगे, सो वेटलैंड्स आर बेसिकली वाटर बॉडीज, ठीक है। ओके, वेटलैंड्स आर आइदर लेक्स और रिवर्स, तो लेक्स और रिवर्स में ये वेटलैंड टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर बचा क्या बेसिकली हमारा, वाटर, ठीक। और एयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा वेग टाइप का टॉपिक है ना, इसको कोई वो है कि सिलेबस में लिखने के लिए लिख दिया, उन्हें रिसोर्सेज दिखे होंगे इतने टाइप के तो उन्होंने लिख डाले वो चीजें, ठीक। अब यहां पर एग्रीकल्चर में और हमें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। इधर आप अगर आओगे तो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर देखोगे लिखा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन यूपी, ठीक। तो बेसिकली क्या है टॉपिक, क्या है यहां पर कि हमें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को पढ़ना है, कौन कौन सी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और दूसरी चीज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पहले इसको नोट कर लेते हैं यहां पर कि और क्या टॉपिक्स हमें मिल रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज के बाद लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का उत्पादन, और एक टॉपिक यहां पर और ऐड कर लेंगे कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण। अब ये टॉपिक है क्या, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो हो रहा है वो किस टाइप का है, सबसिस्टेंट है, निर्वाहक है, ठीक। अब इस सबसिस्टेंट फार्मिंग को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉमर्शियल फार्मिंग में। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, अप्रोच चेंज होनी चाहिए, ठीक है। सबसिस्टेंट फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग जाने का मतलब है कि एक तो आपका माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट चेंज होने का मतलब है कि नाउ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर योर ओन कंजम्पशन, यू आर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर द मार्केट। और जब आप मार्केट के लिए, बाजार के लिए फसलें उगाते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है क्वालिटी, है ना। अगर हम चाहें कि यूपी को हम एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हब बनाना है हमें, है ना, तो एक्सपोर्ट आप किस प्रोडक्ट का करोगे, आप इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे। जो अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छी गुणवत्ता के होंगे, उन्हीं को आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो क्वालिटी पर फोकस करना। दूसरी चीज यहां पर आ जाएगा कि हमें प्रोडक्शन को भी इनहैंस करने की रिक्वायरमेंट होगी कि मार्केट नीड्स लगातार, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मार्केट की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग, ठीक है, आप कहोगे मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग, बाजार आधारित कृषि होनी चाहिए। और मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग का मतलब एक ये भी हो जाएगा कि जो आप क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हो ना, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जैसे यूपी में हर जगह आप जाओगे तो लोग क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, राइस, व्हीट, ये कॉमन क्रॉप्स है ना, ये कॉमन क्रॉप्स हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि यूपी में कोई और क्रॉप हम कल्टीवेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्टाइल सॉइल है, वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो हम बाकी क्रॉप्स जो
एक तरीके से कहोगे ज्यादा रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स हैं, ज्यादा फायदा देने वाली फसलें हैं, वो फार्मर्स के बीच में कॉमन करना, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि सारे के सारे फार्मर्स एक ही क्रॉप उगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, और ओवर प्रोडक्शन से अल्टीमेटली लॉस किससे होगा, फार्मर्स को, क्योंकि उनको मार्केट में जितना प्राइस मिलना चाहिए उतना प्राइस उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना, और ऐसी क्रॉप्स जिनकी मार्केट में डिमांड है ना, उनको क्या करना, एक तरीके से ग्रो करना, उनको कल्टीवेट करना। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाएंगे जब आप बात करोगे किसकी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहां पर देखा, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब एक चीज यहां पर आ रही है, एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एर्बोरिक कल्चर। ठीक, फिर वही आ गया कि जो कुछ भी मिला वो सारी चीजें यहां पर डाल दी गई हैं। ठीक है, अब एक्वाकल्चर सीधी सी बात है, वाटर बॉडीज के अंदर चीजों को कल्टीवेट करना। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि हम फिशरीज, ठीक, तो फिशरीज किसका पार्ट हो जाएंगी, एक्वाकल्चर का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, विटीकल्चर इज बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स, अंगूर की खेती करना, एंड वाइन मेकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विटीकल्चर। ठीक है, तो ग्रेप्स का कल्टीवेशन, अंगूर की खेती करना और उससे शराब बनाना, ठीक, ये विटीकल्चर आ जाएगा आपका। सेरीकल्चर मतलब होता है सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो सिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है। फ्लोरिकल्चर, सिंपल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स का कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को बढ़ाना। और एर्बोरिक कल्चर का मतलब है टू कल्टीवेट क्रॉप्स इन एयर। ठीक है, एयर में, हाँ, ठीक है। तो ये चीजें, अब क्या कह रहा है कि यूपी में, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो क्या ये चीजें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो इनका यूपी के डेवलपमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अब बेसिकली वी कैन से दैट एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर लिटिल बिट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फार्मिंग, है ना। तो मतलब अगर हमें एग्रीकल्चर में टॉपिक ही ऐड करना हो तो हम क्या टॉपिक ऐड करेंगे, आप यहां पर लिख सकते हो नॉन कन्वेंशनल, ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग की या कृषि के गैर पारंपरिक तरीके या गैर पारंपरिक विधियां, और गैर पारंपरिक विधियों में जो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी वो सब यहां पर आ जाएगा। ठीक, अब आगे आते हैं कि इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो और आप देखोगे ये दो टॉपिक्स तो हो गए, इसके अलावा एक और चीज आगे देखो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर सॉल्यूशंस। तो मैंने बताया कि हमें एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स और एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस पढ़ना है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब वही है दैट व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पीपल आर फॉलोइंग इन यूपी, कितने प्रकार की कृषि जो है वो यहां पर हो रही है। एक चीज और आ जाती है जिसे हम कहते हैं एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, एक हमारा आ गया जिसे हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी। ठीक है, और दूसरा हमारा आ गया जिसे हम कहेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी। अब ये एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है, आप कहोगे मिक्सिंग फॉरेस्ट्री विद क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, मिक्सिंग फॉरेस्ट्री विद
क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि फसल उत्पादन के साथ वानिकी को मिला देना। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने सिंपली क्या किया, उस पर ट्रीज लगा दिए। कोई भी ट्री आपने लगा लिया जो आपको टिम्बर देता है ना, जैसे मान लो पॉपुलर हमने लगा दिया, अब उससे हमें सिर्फ लकड़ी मिलेगी। या फिर मान लो कि हमने कोई फ्रूट्स देने वाला ट्री जैसे गुआवा है या मैंगो है, ठीक, ये आपने प्लांट कर दिए ट्रीज। अब ट्रीज के बीच में जो स्पेसेस बचे हुए हैं, उन स्पेसेस में आप कोई क्रॉप कल्टीवेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरेस्ट्री भी है और एग्रीकल्चर भी हो रहा है। तो इस ब्लेंड को, इस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और फिर एक चीज आएगी सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी को अगर आप देखोगे कि इसमें क्या चीज, सो सोशल फॉरेस्ट्री सिंपली मीन्स फॉरेस्ट्री on community land, फॉरेस्ट्री ऑन कम्युनिटी लैंड, ठीक है। सामुदायिक भूमि पर वानिकी। अब सामुदायिक भूमि का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि किसी जगह पर ग्राम पंचायत का लैंड है कोई, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग नहीं करता, है ना। वहां पर आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल वहां पर एक पास्चर लैंड डेवलप हो गया, एक नेचुरल पास्चर डेवलप कर लिया, और सारे लोग जो हैं अपनी कैटल्स को वहां पर जाकर के ग्रेज करते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट है। या फिर मान लीजिए कि वहां पर लोगों ने क्या कर लिए, ट्रीज प्लांट कर लिए, है ना। उन ट्रीज से जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो पूरी सोसाइटी की, पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स जो होती हैं क्या कहते हैं, हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री का यूज क्या है ना, मतलब किस पर्पस को हम फुलफिल करना चाह रहे हैं यहां पर। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी मेजर्स हैं। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्यों बोल रहे हैं हम, है ना, जैसे सोचोगे किसी साल ऐसा हुआ कि ड्यू टू वेदर क्रॉप फेलियर हो गया, तो क्रॉप फेलियर होने पर ये जो आपने ट्रीज प्लांट कर रखे हैं, ये ट्रीज आपको क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, दूसरा एक चीज आएगी एडिशनल इनकम, ठीक है। एक एडिशनल इनकम वाला पार्ट है कि आप फसल तो उगा ही रहे हो, बट उसी फसल के साथ अगर आपने कुछ ट्रीज लगा रखे हो और 4-5-6 साल के बाद आप उनको बेच देते हो, तो उससे आपको एडिशनल पैसा मिल जाएगा। या आपने कोई अगर फ्रूट्स वाला प्लांट लगा लिया, तो हर साल आपको कुछ एनुअल इनकम यहां से मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है कि ये सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का भी पार्ट है। आप जितने ज्यादा ट्रीज प्लांट करोगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव करेंगे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि एक ही चीज मल्टीपल फ्रंट्स पर हमें क्या कर रही है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने एग्रीकल्चर टॉपिक में एक चीज यहां पर और ऐड कर लेते हैं, नॉन कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद आ जाएगा हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री ये एक टॉपिक आएगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कृषि वानिकी तथा सामाजिक वानिकी, ठीक है। यही पूरा मतलब आपको एकदम यूपी स्पेसिफिक होकर के चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। जैसे हम
सोशल फॉरेस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं या एग्रो फॉरेस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो यूपी के कितने एरियाज में है, कहाँ पर ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। तो ऐसे आप चीजें पढ़ोगे। एक्वाकल्चर आप पढ़ रहे हो, सेरीकल्चर पढ़ रहे हो। अब जैसे मान लो सेरीकल्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पर यूपी में सेरीकल्चर होता है ना, कौन से एरियाज हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कि यूपी स्पेसिफिक हो गए आप। मेन है ज्योग्राफी ऑफ यूपी इज बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी, है ना। रीजनल ज्योग्राफी का एक सिंपल सा मीनिंग होता है दैट यू आर फोकसिंग अ पर्टिकुलर रीजन। आप एक क्षेत्र को फोकस कर रहे हो और आपको सारे के सारे टॉपिक्स उसी एरिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने हैं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप जीएस में देखोगे पेपर 1 आपका आएगा तो पेपर 1 में आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, वो भी रीजनल ज्योग्राफी है। वहां पर भी जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो अब आपका कैनवास जो है वो थोड़ा बड़ा है, पूरा यूपी आप पूरा इंडिया आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम थोड़ा और छोटा हो गए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये माइक्रो रीडिंग टाइप की है कि आप एक छोटी सी यूनिट को फोकस करके उसकी डिटेलिंग जो है वो पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है। चलो अच्छा, तो एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स थे ये तो हम लोगों ने देख लिया, एग्रीकल्चर में हमारा हो गया। अब आते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड कोई टॉपिक यहाँ पर हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे इधर कोई इंडस्ट्रीज से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ठीक। बेसिकली यहाँ पर है देखो रिसोर्सेस, एक टॉपिक आ गया हमारा रिसोर्सेस। एक ही लाइन लिखी है, पावर रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर हम और आ जाएं और यहां पर एक टॉपिक हमारा लिखा है मिनरल्स, ठीक। तो एग्रीकल्चर के अलावा और हम क्या चीजें नोट करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। लिखिए, सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आपको पावर रिसोर्सेस, ठीक है, पावर रिसोर्सेज हैं। अच्छा, जब पावर रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे तो पावर रिसोर्सेज में दोनों पढ़ेंगे हम लोग, कन्वेंशनल भी और नॉन कन्वेंशनल भी, ठीक है। पारंपरिक भी और गैर पारंपरिक भी, ये दोनों के दोनों हमें पावर रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्कस करने हैं, ठीक। फिर हमारा आ जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इसमें देखोगे कि इसमें क्या चीजें हमें पढ़नी है, जैसे यूपी का रोड नेटवर्क, ठीक है, रोड नेटवर्क पढ़ोगे, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे यूपी के अंदर जो रेल नेटवर्क है, फिर एयर कनेक्टिविटी को हम पढ़ लें। इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जलीय परिवहन, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे एक चीज, एक क्वेश्चन आया रोड नेटवर्क से ही, उसने क्वेश्चन पूछा, 2023 का ही क्वेश्चन है, पहली बार सिलेबस ऐड हुआ था। पूछा दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आप कहां पढ़ोगे, रोड नेटवर्क में, ठीक है भाई, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं ना। तो अब इससे हम समझें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेसवे, ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्रेसवे, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन एक्सप्रेसवेज एंड हाउ एक्सप्रेसवेज आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर हम आए, सो द लास्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रीज, ठीक है। आखिरी टॉपिक अगर देखोगे तो इंडस्ट्रीज का है, उद्योगों का है, ठीक। तो इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज में आप देखोगे कि कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, कितने प्रकार के उद्योग हैं,
ठीक है। और इसी में आप देखोगे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट पर क्या करे, फोकस करे, ठीक है, काम करे, उसको बेहतर बनाए, तो ये आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड चीज आ जाएगी। फिर यहीं पर आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी में एक चीज और आएगी, दैट व्हाई यूपी इज लैकिंग ओके इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो यानी कि इसी में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो समस्याएं क्या हैं और उसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे किस में आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली हमने देखा कि ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अगला जो सेगमेंट है हमारा, अगला जो पार्ट है विच इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमसे पूछे गए। एनवायरनमेंट में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इन एनवायरनमेंट देयर इज वन टॉपिक रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित टॉपिक है। एंड इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वी नीड टू फोकस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, संरक्षित क्षेत्रों पर, ठीक है। तो संरक्षित क्षेत्रों में आप देखोगे लाइक देयर आर नेशनल पार्क्स, देयर आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके, देयर आर टाइगर रिजर्व्स, या फिर इसी में आप देखोगे देयर आर रामसर साइट्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें हम लोग देखेंगे जब बात होगी हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, ठीक है। अगला टॉपिक अगर हम एनवायरनमेंट का देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहां पर मिल रहा है पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन यूपी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली आप कहोगे कि अगला टॉपिक जो हमें देखने को मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेकेंड टॉपिक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, प्रदूषण को पढ़ना है हमें, ठीक है। और पॉल्यूशन में आप ये चीज समझोगे कि भाई कितने टाइप का पॉल्यूशन हम यूपी में देखते हैं, ठीक। फिर आप समझोगे कि उस पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं, कहां से पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन है, अर्बन सेंटर से पॉल्यूशन है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि मिटिगेशन, ओके, हाउ वी कैन मिटिगेट और हाउ वी कैन कंट्रोल इट, ठीक है, किस तरीके से हम पॉल्यूशन को सप्रेस कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। और एक चीज उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है सिलेबस के अंदर कि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे इस पॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा देखा जाए और हमें क्या टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं पॉल्यूशन के अलावा, आप देखोगे एक टॉपिक आ गया क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फॉरकास्टिंग इश्यूज इन यूपी, ठीक। तो मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा आ जाएगा दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज,
ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ऊष्मन तथा जलवायु परिवर्तन। ठीक, देखो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इस टॉपिक को जब आप डिस्कस करोगे तो पहली चीज तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हमें इसका मीनिंग डिस्कस करना पड़ेगा, ये है क्या, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हम किस चीज को बोलते हैं। फिर आप दूसरी चीज जो इसमें समझोगे वो समझोगे कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं, है ना, इसके क्या कारण हैं, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। फिर आप समझोगे कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रभाव हैं। और कोशिश हम लोगों की यही होगी कि हम यूपी स्पेसिफिक होकर के बात करें कि यूपी के ऊपर क्या इसके इफेक्ट्स हैं। और फिर एक चीज आ जाएगी मिटिगेशन, ठीक है, किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को, इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स यानी कि प्रभावों की बात आएगी ना, तो उसी में एक चीज आ जाएगी जिसे आप कहोगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जैसे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में एक सीधी चीज समझिए, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स, आंधियां, है ना, नॉर्मल सेंस में आप आंधी कहोगे इसको। अब आंधी जब आती है तो हम हर बार सुनते हैं कि काफी ज्यादा लॉस होता है इससे, ठीक, चाहे आप इकोनॉमिक लॉस की बात करो या फिर लॉस ऑफ लाइव्स की बात की जाए। तो अब यहां पर देखो एक चीज आ रही है कि जब आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात कर रहे हो और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग, ये और ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं, तब यहां पर एक रोल आ जाएगा किसका, यहां पर रोल आ जाएगा वेदर फोरकास्टिंग का, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग का। ठीक, अब वेदर फोरकास्टिंग है क्या, हम लोग अपने फोन में देखते हैं दिन भर का मौसम, उसमें लिखा होता है कि आज टेम्परेचर इस टाइम पर इतना रहेगा, क्लाउड कवर ऐसा रहेगा, विंड मूवमेंट ऐसा होगा, है ना। आप देखोगे 15 डेज का प्रिडिक्शन होता है, बट जनरली वी ऑब्जर्व दैट दोस प्रिडिक्शंस आर नॉट एक्यूरेट, है ना। एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी जैसे आपने पढ़ा होगा केरल में वायनाड में जब लैंडस्लाइड आया, तो वहां पर एक बड़ा मेजर इशू उठा कि आईएमडी ने वार्निंग इशू की, बट वार्निंग इशू हुई लैंडस्लाइड होने के बाद। तो सवाल आता है कि अगर वो हादसा हो ही गया तो फिर वार्निंग इशू करने का मतलब क्या बचा, है ना। तो टाइमली वार्निंग पहुंचनी चाहिए लोगों तक, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेसी, है ना, कि आप जो चीज बोल रहे हो, अब जैसे सोचो कि आईएमडी हमसे कहे कि आज शाम को 5 बजे बारिश होगी, हम घर से छाता लेके निकले, है ना, फिर उन्होंने बोला कि नहीं 2 दिन बाद बारिश होगी, हम फिर छाता लेके निकले। मगर ऐसे अगर उनके प्रिडिक्शंस फेल होते जाएं, एक टाइम आएगा आप सोचोगे अरे ये तो कहते ही हैं, है ना, आपका जो भरोसा है उसके ऊपर से वो खत्म होगा, और फिर लोग उससे क्या करने लगेंगे, लीनियंसी के साथ देखना शुरू करेंगे कि इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। सो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में वेदर फोरकास्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब और क्या टॉपिक हमें यहां पर देखने को मिलने, देखो एक टॉपिक है हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, ठीक। फिर आगे लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसके आगे लिखा है एडजस्टमेंट, फिर लिखा है फ्लोरा एंड फौना विद रेफरेंस टू यूपी। अब ये जिसने भी लिखा है ये लाइन, वो पता नहीं उसने क्या सोच करके लिखा है, क्योंकि बेसिकली वो चाह रहा है कि आप इकोसिस्टम को पढ़िए।
इकोसिस्टम क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है ना, उसके स्ट्रक्चर फंक्शंस क्या होते हैं, कैसी संरचना होती है, क्या उसके काम होते हैं, एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं हम एडेप्टेशन। ठीक है, जैसे एक चीज सोचो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कंडीशंस बदलेंगी। कंडीशंस बदलेंगी तो जितना भी फ्लोरा फौना है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, खुद को एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इवॉल्विंग कंडीशंस। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां पर आ जा रही हैं। ठीक, तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहां पर लिखेंगे कि हमें एक टॉपिक और मिल रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, एंड दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, और इसमें क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कार्यों के बारे में, इसके अलावा एडेप्टेशन, ठीक है, समायोजन, अनुकूलन की बात आ जाएगी, और एक चीज और आ जाएगी, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के किस अलग अलग इकोसिस्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उसमें किस प्रकार का फ्लोरा है, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार का फौना है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हमें यहां से मिल रहा है अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें। अब और देख लें क्या कोई और टॉपिक है यहां पर, तो कोई और टॉपिक हमें नहीं मिल रहा, बस एक चीज है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ यूपी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में हम इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं कि यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ यूपी। ठीक है, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या मिला, एक फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन के अलावा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ये है पूरा सिलेबस जो आपका पेपर 6 में दे रखा है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि एक ही साल पेपर हुआ है, तो बहुत ज्यादा तो हम कोई ट्रेंड सेट नहीं कर सकते यहां पर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को अलाइन कर सकें। पहली चीज समझिए, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक आपके शॉर्ट होते हैं और एक लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या है, व्हाट आर दी की फीचर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर दी की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर गंगा कैनाल सिस्टम। ठीक, अब कहां से, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, तो आप कहोगे सीधे सीधे दिस टॉपिक और दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इरिगेशन। अब थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, भाई लोअर गंगा कैनाल सिस्टम पूछ रहा है, क्या बता दो, व्हाट आर दी की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। कैन वी से दैट दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, है ना, भाई क्या हम इसमें लिखेंगे, और बड़ा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। आपने अगर लोअर गंगा कैनाल सिस्टम पढ़ रखा है तो आप सीधे सीधे उसके की फीचर्स और सिग्निफिकेंस जो है इजीली बता सकते हो। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट आर दी मेजर बेनिफिट्स ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, अब ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया, तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, और आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे भी देखो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सीधा सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है,
कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, किसी, है ना, जिस एरिया में आप एक्सप्रेसवे बना रहे हो, एक्सप्रेसवे का काम क्या होता है, रैपिड मोबिलिटी इंश्योर करना। और रैपिड मोबिलिटी इंश्योर करने का मतलब है दैट यू आर ट्राइंग टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना। तो उसी टोन में हम इसको लिख लेते हैं, और बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है, 125 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आप कहोगे। अगला देखो क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, अब ये किससे रिलेट हो जाएगा, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी अगर हम देखें बिल्कुल क्रॉप प्रोडक्शन, यस आप कहोगे बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि शुरू में होता था, लोग मोटे अनाज खाते थे, है ना, ज्वार बाजरा इन सब की रोटी खाई जाती थी। फिर वेस्टर्न इफेक्ट आया इंडिया में, और कहीं ना कहीं लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए, देन पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग दीज थिंग्स, क्योंकि फिर उससे मान लिया गया कि दीज फूड ग्रेन्स दे बिलोंग टू पुअर पीपल, तो गरीब लोग खाते हैं। बट अब आप नोटिस कर रहे होगे कि ग्रेजुअली दीज थिंग्स आर गेनिंग मोमेंटम। अब फिर वही हो रहा है कि जो सबसे अमीर लोग हैं अब वो ज्वार बाजरे की तरफ वापस जा रहे हैं ना। तो मिलेट्स रिवाइवल जो है वो एक ऐसी चीज है जो ट्रेंडिंग भी है ना, मिलेट्स सब ट्रेंड में भी आ रहे हैं। और यूपी क्योंकि एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट है, तो इससे हमें रेवेन्यू जनरेशन का मौका मिल सकता है कि अगर हम इन मिलेट्स का प्रोडक्शन करना शुरू करें तो उससे हमें फायदा होगा। तो ये एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अगला देखो, mention the major problems and challenges associated with the utilization of groundwater in UP। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आपने पढ़ा कि हमारे पास एक टॉपिक है रिसोर्सेस, संसाधन, एंड इन रिसोर्सेस देयर इज अ सब टॉपिक वाटर रिसोर्सेस। और वाटर रिसोर्सेस जब आप पढ़ते हो तो दो ही टाइप के वाटर रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं, सरफेशियल और ग्राउंड वाटर। ठीक, तो आपसे ग्राउंड वाटर पर पूछ लिया, और क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं एसोसिएटेड विद द यूटिलाइजेशन। ठीक, तो क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं। देखो बेसिक जो अब एक कंसर्न आ रही है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, वो आ रही है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। ठीक, अब इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन का असर क्या हो रहा है, दैट ग्राउंड वाटर लेवल, ओके, ग्राउंड वाटर लेवल इज फॉलिंग, ये गिर रहा है। और ग्राउंड वाटर लेवल गिरने का रिजल्ट क्या, कि एक जिस चीज को हम बोलते हैं ना वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करना, है ना, सब लोगों को पानी मिल पाए, इस चीज को इंश्योर करना, ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हाँ अच्छा, यूपी में एक चीज हमें और भी समझना है कि यूपी एक ऐसा स्टेट नहीं है विच रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, है ना। यूपी इज नॉट लाइक केरला where average annual rainfall is around 250 सेंटीमीटर। यहां पर आप देखोगे रेनफॉल इज अराउंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट यूपी में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं दैट वी आर कल्टीवेटिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। आप यूपी में देखोगे इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूपी पीपल आर कल्टीवेटिंग 2 क्रॉप्स ऑफ पैडी,
2 फसलें उगाई जा रही हैं और उसमें भी एक, अगर हम पैडी क्रॉप की बात करें तो वो किस टाइम पर उगाई जा रही है? मार्च, अप्रैल, मई, इन सब टाइम्स पर। अब ये टाइम कौन सा है? समर सीजन है, ड्राई सीजन है। इस टाइम पर रेनफॉल होगा नहीं, और रेनफॉल नहीं होगा तो हाउ यू आर गोइंग टू इरिगेट योर पैडी क्रॉप? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज ग्राउंड वाटर। ठीक है, भूमिगत जल का प्रयोग करोगे और उसका प्रयोग करोगे तो उसका असर सीधे सीधे ग्राउंड वाटर पर पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें आएंगे। मतलब बेसिक है कि अगर हमने थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा हो तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत आराम से और कई सारी डायमेंशंस एक्सप्लोर करके इसमें लिख दोगे। ठीक है, अब ये थे एक क्वेश्चन। देखो आगे स्मॉल में अगर हम आए, क्या लिखा है? मेजर गाइडलाइंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो अब ये टॉपिक कहां पर लेकर के जाओगे? आप कहोगे ये टॉपिक सीधा सीधा कहां से आया? पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया। ठीक है, और पॉल्यूशन में कहां से? तो आप कहोगे पॉल्यूशन में जो प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है। अब इसमें आप सिंपल देखो, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन कर रही है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो है वो बैन हो जाएंगे, कुछ टाइम वो बैन रहते हैं, फिर उसके बाद एक बार फिर से आप देखते हो कि मार्केट में कॉमनली वो चीजें मिलना शुरू होती हैं। अब प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसका इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो उसका इंपैक्ट सॉइल पर पड़ता है। प्लास्टिक वेस्ट अगर देखोगे तो प्लास्टिक वेस्ट का असर जो है वो ग्राउंड वाटर पर पड़ता है। ठीक, और ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो किससे जुड़ी हैं? ह्यूमन हेल्थ से। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए आपसे देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट क्या है या प्लास्टिक वेस्ट के सोर्सेस क्या हैं। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, गाइडलाइंस ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं कि यूपी स्पेसिफिक कैसे पूछेगा, तो यूपी स्पेसिफिक पूछने का तरीका यही है ना, उसने सीधे पूछ लिया यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बताइए। ठीक, बट इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज दी विजन प्लान 2030 of UP government with reference to terrestrial ecosystems in the state? अब इसे कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स मतलब, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का मतलब है all those ecosystems which are on land surface, स्थलीय सतह पर मिलने वाले पारिस्थितिक तंत्रों को हम टेरेस्ट्रियल कह देते हैं। तो टेरेस्ट्रियल पर क्या आएगा? टेरेस्ट्रियल पर आप देखोगे आपके फॉरेस्ट आएंगे, वन। टेरेस्ट्रियल पर आप देखोगे ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, घास के मैदान आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात किसके बारे में हो रही है? फॉरेस्ट्स के बारे में, ग्रासलैंड्स के बारे में, कि भाई इनको लेकर के यूपी गवर्नमेंट का विजन क्या है, विजन 2030। ठीक है, तो बात वही है कि थोड़ा सा टर्म्स को क्या कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, आसान है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस क्या पूछे गए। लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला है, व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी टू प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सीधा क्वेश्चन है कि भाई सोशल फॉरेस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो क्योंकि यहां पर आपको 200 वर्ड्स लिखने,
ठीक, थोड़ा ज्यादा कंटेंट चाहिए आपको, तो इनिशियली आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो दैट व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। फिर आप आ जाइए सीधे सीधे कि हाँ ये इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लिए हुए हैं सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। आसान क्वेश्चन है। फिर कह रहा है डिस्कस दी मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट। वंस अगेन क्वेश्चन इज डायरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। उसने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ हॉर्टिकल्चर है ना, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि इंडिया में एक लीडिंग स्टेट हम रहें, ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट हमारा इंप्रूव हो, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्रिटिकली एनालाइज द करंट इनिशिएटिव्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर बायो एनर्जी डेवलपमेंट इन यूपी। ठीक है, अब ये सवाल कहां से आपका बना, ये सवाल आपका बना है पावर रिसोर्सेस, ठीक है। और पावर रिसोर्सेज में कहां से, तो पावर रिसोर्सेज में आप देखोगे नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, बायो एनर्जी, ठीक। अब इसी को देखोगे आप, इसी को हम बायोमास एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक है। और बायोमास एनर्जी का मतलब क्या है कि हम जो भी बायोमास होता है, बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट, है ना। जैसे क्रॉप रेसिड्यू हम पढ़ते हैं, तो क्रॉप रेसिड्यू क्या है, क्रॉप रेसिड्यू बेसिकली बायोमास है। अब उसी बायोमास से एनर्जी जनरेट करना, जैसे खेतों में जो भी क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है उसको हम उसका एक कंट्रोल्ड कंबशन करें, और कंट्रोल्ड कंबशन करके उससे हम पानी को गर्म करें, पानी गर्म करके स्टीम जनरेट करें, और उसी स्टीम से हम टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बायोमास एनर्जी हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि जो इनिशिएटिव्स हैं या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करिए कि क्या संभावनाएं हैं। ऑब्वियसली यूपी में प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छी हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ विद रेफरेंस टू वेदर फोरकास्टिंग इन उत्तर प्रदेश। वही चीज आ गई है ना। अब उसने आपसे पूछ लिया मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ, कैसे लिखोगे इसे, थोड़ा सा आपको लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, किस टाइप की फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराता है, और फिर आपको किस पर आ जाना है, वेदर फोरकास्टिंग पर आ जाना है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई सवाल हमें नहीं मिल रहा है जो बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एंड अकाउंट of the mission included in state action plan on climate change in UP। देखो एक है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसी नेशनल प्लान ऑन नेशनल एक्शन प्लान जो है उसी के अंदर स्टेट एक्शन प्लान्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमसे सीधे सीधे यूपी का स्टेट एक्शन प्लान पूछा है, और टॉपिक हमारा कहां से आ गया, ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। तो जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें स्टेट एक्शन प्लान को हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक। फिर अगला आ रहा है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन तराई रीजन, है ना। तराई रीजन मतलब नेपाल बॉर्डर से लगे हुए जितने भी एरियाज हैं, हाँ हिमालय से लगे हुए, ठीक है। तो वहां पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कह रहा है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब वहां पर किस टाइप का फ्लोरा मिलता है, किस टाइप का फौना हमें देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यानी कि ये कहां से आ गया, ये जो मैंने बताया था कि भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगला, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन।
है ना। तो आप देखो यूपी को अगर इकोनॉमिक रीजन्स में डिवाइड किया जाए तो हमारा वेस्टर्न आ जाता है, ईस्टर्न आ जाता है, सेंट्रल आ जाता है और सदर्न आ जाता है। सदर्न इकोनॉमिक रीजन इज बुंदेलखंड रीजन। अब बुंदेलखंड रीजन को अगर देखोगे तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं उन रिवर्स ने यहां पर रेवाइंस का फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। बहुत अनइवन टाइप का, हाईली इरोडेड टाइप का लैंड है ये। अब एग्रीकल्चर अगर वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, so how you are going to support the economy of that particular area? So obviously आपको किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहां पर जो भी अवेलेबल मिनरल्स हैं, है ना, जैसे इंडस्ट्रियल सैंड वगैरह जो वहां पर मिलती है, उन सबको यूज करके हम कैसे इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो पूरा 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोगों ने देखा, जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे वो उसी सीक्वेंस में करेंगे। पहले हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और फिर एनवायरनमेंट वाला सेगमेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग टॉपिक अपना कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो, ओके।